जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में जो हम लोग साइंस में अनसॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 2022 का सेट कर रहे हैं, जिसमें सेट 5 बीएन करेंगे। आज सेट 5 के बीएन में फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने फिजिक्स को खत्म किया था, सेकंड पार्ट में केमिस्ट्री खत्म करेंगे और थर्ड पार्ट में हम लोग बायोलॉजी खत्म करेंगे। तो आपको पता ही है, इसमें आपका पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धावन सोडा धोने का सोडा जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है Na2CO3 × 10H2O। सोडियम डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। तो पांचवें का फार्मूला तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके पास Na2CO3 × 10H2O। ये हो गया धावन सोडा का सूत्र। अगर यहाँ पर खाने का सोडा होता, धावन सोडा का मतलब जानते हो ना, धोने का सोडा, और खाने का सोडा होता तो खाने का सोडा का होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बाद 1 बिलियन में नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान है। आपको पता है नीले लिटमस को लाल करना, तो लाल करना मतलब बिलियन कैसा है, अम्लीय है, पीएच मान 7 से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन पहले 6, ये क्या है, अम्लीय है, पीएच मान इसका 7 तो उदासीन है, 8 क्षारीय, 10 क्षारीय, तो क्षारीय नहीं अम्लीय होना चाहिए ना। तो 5वें का खा में भी आपके पास कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन। पीएच मान क्या होना चाहिए, 6 का मतलब है अम्लीय तब होता है जब पीएच मान 7 से कम हो तो विलयन अम्लीय, 7 से अधिक हो तो क्षारीय, 7 हो तो उदासीन है, तो पता ही है ना आपको। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर, इसे निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित है। कीटोनिक समूह वह समूह जिसमें CO हो कीटोनिक समूह कहते हैं। O को हमेशा डबल बॉन्ड चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। देखो पहले ऑप्शन में आपके पास CH3COOH है, तो ये OH समूह है। दूसरा CH3COCH3, तो ये आपके पास है कीटोनिक समूह। तीसरा है CH3COCHO है, तो ये अल समूह। और लास्ट वाला फिर से COOH यानी OH समूह है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपके पास सही हो रहा है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन सही हो रहा है, CH3COCH3, तो ये हो गया कीटोनिक समूह। इसके बाद अब तो आपके पास OMR में 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, है ना। तो आपको तो 3 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 3, 4, 5 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 20 क्वेश्चन। अभी OMR भी आपको तैयार करवाएंगे अभी हम, ठीक है। बने रहिए वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, OMR के लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे हम। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का उपचयन तथा अपचयन की व्याख्या 100 उदाहरण कीजिए। तो सबसे पहले एग्जाम में आप लोग क्या लिखोगे, एग्जाम में लिखोगे उत्तर 6 और का, और हेडिंग क्या डालोगे, उपचयन। फिर हेडिंग क्या डालोगे, उपचयन लिखने के बाद अपचयन। ठीक, उपचयन और अपचयन। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। और किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, तो इसे उपचयन कहेंगे। और किसी अभिक्रिया में अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो इसका अपचयन कहेंगे। या सिंपल फंडा, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन और ऑक्सीजन का हटना अपचयन। समझ में आया ना, केवल ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, ऑक्सीजन का हटना अपचयन। तो वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है और हाइड्रोजन नहीं, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का हौश होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। नहीं याद कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, डायरेक्ट अपनी सिंपल शब्दों में जिस प्रकार से याद कर पाओ उस प्रकार से लिखो ना। वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है उसे उपचयन कहते हैं। वह अभिक्रिया इसमें हाइड्रोजन माइनस हो जाता है, घट जाता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। लिख लेना है ना। इसका एग्जाम्पल हम देते हैं, देखो एग्जाम्पल, उपचयन का एग्जाम्पल देखो। जैसे हमने ले लिया कॉपर Cu, ठीक, क्या ले लिया, Cu क्या है, कॉपर, प्लस हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन को जोड़ेंगे। ठीक, उपचयन है ना, ऑक्सीजन को जोड़ेंगे। तो ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए थोड़ा हीट कर देते हैं, ऑक्सीजन इसके साथ आके जुड़ेगा तो बनेगा CuO। बैलेंस करो, ऑक्सीजन 2 बार 2 का गुणा, कॉपर 2 बार 2 का गुणा, बैलेंस हो गया। तो इसमें किसका उपचयन हुआ, तो
तो हम लोग कहेंगे जो कॉपर है ना, कॉपर का क्या हो गया, उपचयन, क्योंकि कॉपर में आके कौन जुड़ा, ऑक्सीजन। अपचयन का एग्जांपल लो, इसी कॉपर ऑक्साइड को जो है आप लोग क्या कर दो, हाइड्रोजन इसमें जोड़ लो और थोड़ा गर्म कर लो। जब गर्म करोगे तो Cu से कॉपर अलग बनेगा H2O। बैलेंस वगैरह करना है क्या, H2O बिल्कुल नहीं, इसमें हाइड्रोजन का क्या हो गया, अपचयन। इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसमें उपचयन अपचयन दोनों अभिक्रिया हो। क्वेश्चन नंबर 6 का खा, तो उत्तर लिखोगे आप लोग, उत्तर 6 का खा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए, इसमें जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे। तो हेडिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस ही डाल देते हैं। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखना है, जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग सामान्यतः POP भी कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है जानते हो ना आप लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CuSO4 इंटू हाफ H2O, यही है आपका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करके, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, बनाते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर ठंडा कर दो तो जिप्सम बनेगा। इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि इसमें जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिला दो, जिप्सम बन जाएगा। मतलब समझना, थोड़ा समझना आप लोग। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस लेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो जिप्सम प्राप्त करना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या था, CuSO4 इंटू हाफ H2O प्लस, इसमें आधा है, 1.5 और ले लो, तो 3/2 H2O और मिला दो उसमें। ठंडा करना है ना, ठंडा करने के बाद जल मिला देंगे। जल मिलाने पर हमें क्या मिल जाएगा, CuSO4 इंटू 2H2O, जो कि फार्मूला किसका है, जिप्सम का। ये फार्मूला है आपका जिप्सम। देखो जरा बैलेंस है क्या, CuSO4 ये 1.5 और ये आधा 2H2O, बिल्कुल सही है। ठीक, कुछ भी बैलेंस नहीं है, तो ये जिप्सम। तो ऐसे जिप्सम प्राप्त करेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर जिप्सम प्राप्त होता है, लिख लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का गा, तो आप लोग लिखोगे उत्तर 6 का गा। उत्तर 6 का गा, 6 के गा में लिखा है, आवर्त सारणी के आवर्त तथा वर्ग में परमाणु के आकार में क्रमशः क्या परिवर्तन होता है। तो आप लोग हेडिंग डालना है, आवर्त सारणी के आवर्त सारणी के आवर्त तथा परमाणु के आकार में परिवर्तन। परमाणु के आकार में परिवर्तन। तो देखो इसमें क्वेश्चन यही है कि आवर्त सारणी के आवर्त तथा वर्ग में परमाणु के आकार में क्रमशः क्या परिवर्तन होता है, आपको बता दे कि हमारे पास टोटल कितने वर्ग है, 18 वर्ग है, 1 से लेकर 18 वर्ग है, जिसमें हम लोग जानते हैं 18 वर्ग जो है वो अक्रिय है, निष्क्रिय है, क्रियाशील नहीं है, क्योंकि उसका अष्टक कंप्लीट है। चलो ये बात की बात, क्वेश्चन पे आते हैं। आवर्त सारणी के आवर्त तथा परमाणु के आकार में परिवर्तन, तो परमाणु के आकार में कैसे परिवर्तन होता है। देखो सबसे बता दें कि आवर्त में तत्वों का आकार यानी बाई ओर से आवर्त सारणी तो आप लोग जानते हो, इस प्रकार से जो सारणी प्राप्त करते हैं ना हम लोग, इस प्रकार से यहां पर होता है यश ब्लॉक, यहां डी ब्लॉक और यहां पी ब्लॉक
और नीचे एक होता है हमारे पास, उसे हम लोग कहते हैं यब ब्लॉक, इसे कहते हैं यब ब्लॉक। कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक है। आवर्त सारणी में अगर हम लोग बाई ओर से दाई ओर जाते हैं, बाई ओर से दाई ओर जाते हैं, तो इसके परमाणु आकार में परिवर्तन होता है। परमाणु का आकार हो जाता है कम, परमाणु का आकार हो जाता है कम। क्यों कम होता है? फिर से एक बार क्वेश्चन के अनुसार परमाणु के आकार में कैसे परिवर्तन होता है? तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में कमी आ जाती है। परमाणु के आकार में कमी आ जाती है, यानी परमाणु का आकार जो है वो घटता है। सही परमाणु का आकार में कमी होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, इसीलिए परमाणु के आकार घटते हैं। ठीक, यही क्वेश्चन इन्होंने कहा था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण परमाणु के आकार में कमी आती है। इसके बाद देखो, इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल तथा एसीटोन का IUPAC नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 का ये समझ में आया ना? आवर्त सारणी में परमाणु के आकार में कैसे परिवर्तन होता है, तो आप लोग बता देना। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु के आकार में कमी आ जाती है, परमाणु के आकार घटते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 का लिखोगे आप लोग, उत्तर 7 लिखोगे, का लिखोगे। एसिटिक अम्ल और एसीटोन का IUPAC नाम। एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसीटोन यही तो है एसीटोन, फार्मूला है CH3COCH3। ठीक ना? अब देखो इसमें IUPAC नाम, कार्बनों की गिनती के आधार पर हम लोग IUPAC तो पढ़ा दिया आपको। तो 1 2 कार्बन होने पर हम लोग कहते हैं मेथ, COOH होने पर कहते हैं ओइक, तो ये तो हो गया मेथेन, और ओइक तो मेथेनोइक, और मेथेनोइक क्या होता है? ये अम्ल है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक। मेथेनोइक है? नहीं, मेथेनोइक नहीं, मेथ एथ, 2 कार्बन होने पर एथ, 2 कार्बन होने पर एक। फिर से एक बार, 1 कार्बन होने पर मेथ, 2 कार्बन होने पर एथ, 3 कार्बन होने पर प्रोप, 4 कार्बन होने पर ब्यूट। ये तो आपको पता है ना? तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि 2 कार्बन है तो एथेनोइक अम्ल। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन होने पर होता है प्रोप, 3 कार्बन होने पर प्रोप, और CO ये समूह है नॉन का, तो प्रोपेनॉन क्या हो जाएगा? इसका नाम प्रोपेनॉन। तो इसका IUPAC क्या नाम हो गया? IUPAC नाम हो गया। एक हो गया आपके पास एथेनोइक अम्ल और दूसरा हो गया आपके पास प्रोपेनॉन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का खा। 7 के खा में क्या कह रहा है देखो, तो लिखना अब लोग उत्तर 7 और खा। 7 के खा में कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फार्मूला होता है CO2, फार्मूला क्या होता है? CO2। रिएक्शन इन्होंने कहा है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला था CaCO3, CaCO3 प्लस जल। जल का फार्मूला तो आपको भली भांति आप लोग परिचित हो। देखो जरा, सबसे पहले सबसे बड़ा कौन है इसमें? सबसे बड़ा ये है Ca एक बार, एब्सोल्युटली राइट। O है 2 और 2 4 बार, O 3 और 1 4 बार, बिल्कुल परफेक्ट। H 2 बार, बिल्कुल परफेक्ट। C एक बार, C पर बिल्कुल परफेक्ट। इसमें हम लोग कोई बैलेंस नहीं करेंगे, कोई भी बैलेंस नहीं करेंगे। अब देखो इसी का दूसरा
इसी का दूसरा जिंक। जिंक का फार्मूला होता है Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर का फार्मूला क्या होता है Ag, नाइट्रेट क्या होता है NO3, तो फार्मूला हो जाएगा AgNO3। रिएक्शन में जिंक नाइट्रेट का फार्मूला होता है ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag तो कह रहा है ना सिल्वर, तो Ag, क्योंकि ये तो विस्थापन विक्रिया है, सिल्वर रहना चाहिए। इसमें बैलेंस करो, बैलेंस जब करोगे तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये है। इसमें Zn एक बार, Zn बिल्कुल परफेक्ट, NO3 दो बार, तुरंत बिना शर्माए 2 का गुणा करते ही Ag बिगड़ा, Ag में 2 का गुणा, Ag सुधरा, कंप्लीट बैलेंस। ठीक, बैलेंस कंप्लीट है ना। अब देखो क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, तो उत्तर 8, अब होगा उत्तर 8 का बस 8 ही है। अब 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर। इन्होंने केवल रासायनिक समीकरण के बारे में कहा है। एथिल अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करता है। एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है C2H5OH प्लस सोडियम का फार्मूला Na रिएक्शन। अब ध्यान देना Na जो है ना, इसके यहां से H को भी हटा सकता है, इसके OH को भी हटा सकता है। अब Na की मर्जी, N किसको हटा दे, H को हटा दे कि OH को हटा दे, तो किसके साथ क्रिया कर रहा है ये। तो यहां से हमें पता है कि जब यहां से इस H का बंध को तोड़ेंगे ना, तो यहां पर आया कौन C2H5ONA, नाम इसका हो गया सोडियम फिनॉक्साइड, और प्लस H अकेला नहीं रहेगा, इसका परमाणु 2 देना होगा, यह है हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करो, 2 का गुणा इसमें कर दो तो H हो गया 2 बार, तो H 2 बार, तो यहां पर 2 का गुणा इसमें कर दो, 2 का गुणा इसमें कर दो, बैलेंस हो गया कंप्लीटली। तो ये एथिल अल्कोहल, ये सोडियम फिनॉक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस। जिसके बाद एथिल अल्कोहल को NaOH के साथ गर्म करते हैं। एथिल अल्कोहल तो C2H5OH एथिल अल्कोहल, NaOH रिएक्शन। पता है ना Na किसको हटाएगा, Na जो है इसकी H को हटा देता है, H को हटा देता है, तो यहां पर H को हटा दे, तो यहां पर आगे कौन जुड़ेगा C2H5ONA प्लस ये H और ये OH मिलकर क्या बनेगा H2O जल, सोडियम फिनॉक्साइड और ये जल। थर्ड नंबर में एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। एसिटिक अम्ल का फार्मूला CH3COOH प्लस किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NaOH रिएक्शन। इसको क्या कौन हटेगा, H हटेगा, तो ये क्या हो जाएगा CH3COONA और ये H और ये OH मिलकर क्या बनेगा H2O। अब एथिल अल्कोहल को अम्लीय K2Cr2O7 गर्म करते हैं। एथिल अल्कोहल का फार्मूला अभी देखो बार बार बताया जा रहा है, तो C2H5OH प्लस किसके साथ K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्शन। अब इसकी तुम्हें एक विधि बता देते हैं। अगर कभी भी यहां पर अगर नवजात ऑक्सीजन लोगे तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में K2Cr2O7 लोगे। अगर यहां पर K2Cr2O7 लोगे तो उत्प्रेरक में नवजात ऑक्सीजन लोगे आप लोग। तो नवजात ऑक्सीजन के रूप में ये होता है, नवजात ऑक्सीजन को हमेशा सांद्र ब्रैकेट में बंद करते हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर इसका नाम तो बता दिया था हमने, ये एथेनोइक अम्ल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम एसीटेट और ये जल। अब यहां पर इस रिएक्शन को आप लोग कैसे करोगे, इस रिएक्शन को आप लोग ध्यान देना, ये भी उत्प्रेरक का कार्य करता है,
ये भी उत्प्रेरक करता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए सहारा है, ये दोनों जो है एक दूसरे के लिए क्या है, सहारा है। सबसे पहले इस OH को इस O के साथ क्रिया करवा दो तो क्या बन जाएगा, आपको पता है H2O बनेगा। ये बन गया आपका CH5 C2H5। तो इसको लिखो CH3CH, इसका भी एक O ले लो तो हो जाएगा CHO। समझना, C 2 बार, एक बार, 2 बार, बिल्कुल सही है। H कितने बार है, H जो है 5 बार है, H 3 और 1 4 बार है। अब एक H इसका एक O ले लिया, इसका एक H इसको दे दिया। इतने वाले को हम लोग दिखाते नहीं हैं क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए उत्प्रेरक है, दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या है, उत्प्रेरक है। ठीक, क्योंकि K2Cl2 को यहां पे लिखना चाहिए था, O को यहां पे लिखना चाहिए तो पूरा परफेक्ट हो जाता। फिर से एक बार ये OH इसके साथ जाके मिला, H2O बना। इसको C को 2 बार इस प्रकार से लिखा, H5 है तो इस प्रकार से लिखा, ठीक है ना। अब देखो आगे, इसी में हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा CH3CHO एथिल्डिहाइड इसको कहेंगे हम लोग, या एथेनॉल कहेंगे, ठीक है। इसकी क्रिया हम लोग किसके साथ करते हैं, नवजात ऑक्सीजन के साथ दोबारा करते हैं इस रिएक्शन में। इसकी अभिक्रिया हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे पास एथेनॉल या एथिल्डिहाइड कहोगे, इसकी अभिक्रिया दोबारा हम लोग क्या करते हैं, नवजात ऑक्सीजन, मेन अभिक्रिया नवजात ऑक्सीजन ही है, मेन अभिक्रिया नवजात ऑक्सीजन है, इसके साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ध्यान देना, CH3COO CH3COOEH एथेनोइक अम्ल, ये फाइनली प्राप्त होता है और यही इसका रिएक्शन है। अब देखो, अब लास्ट नंबर में ये कह रहा है एथिल एल्कोहल एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। एथिल एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या है, 5वां नंबर देखो, एथिल एल्कोहल C2H5OH और CH3COOH रिएक्शन। अब इसका OH हटेगा और इसका एक H हटेगा तो क्या हो जाएगा, H2O। तो यह हो जाएगा CH3COO इतना और C2H5 और प्लस क्या हो जाएगा, H2O। ये हो गया एथिल एसीटेट और इस प्रकार से रिएक्शन हो गया। इस प्रकार से आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसका अगर 8वें का ये नहीं करना है तो अथवा है। अथवा क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, साबुन की सफाई प्रक्रिया, संकलन अभिक्रिया और संक्षारण। तो देखो 8वें का अथवा, तो आप लोग लिखोगे उत्तर 8वें का अथवा ही है, अथवा इसे एग्जाम में लिखोगे। नंबर 1 हेडिंग डालोगे, साबुन की सफाई प्रक्रिया। ये कंप्लीट हो जाने के बाद दूसरा नंबर इसी में लिखोगे, संकलन अभिक्रिया। इसके बाद ये लिखोगे संक्षारण। ये सभी के सभी हेडिंगे है, ठीक। बाद बाकी सभी आंसर आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, ठीक है। सभी आंसर स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, आप लोग केवल समझिए। साबुन की सफाई प्रक्रिया, साबुन की सफाई की प्रक्रिया क्या है, देखो जब साबुन की सफाई प्रक्रिया जो है ये मिसेल के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, मिसेल के रूप में। जब साबुन को जल में घोला जाता है तो साबुन का सूत्र क्या होता है, C17H35COONA। जब साबुन को जल में घोला जाता है ना, तो जब साबुन को जल में घोला जाता है तो वो मिसेल का रूप लेता है। साबुन किस प्रकार से मिसेल का रूप लेता है, साबुन में 2 सिरा होता है, एक हाइड्रोकार्बन सिरा और एक आयनिक सिरा। आयनिक सिरा जो है वो जल
रागी होता है, जल स्नेही होता है, जल के साथ जाके घुलता है वो। और जो आपके पास हाइड्रोकार्बन सिरा होता है वो जल विरागी होता है, जल से उसे स्नेह नहीं होता, प्रेम नहीं होता है, वो जाकर डायरेक्ट मैल से जाकर जुड़ता है। जब साबुन को जल में घोलते हैं तो मिसेल का निर्माण होता है। मिसेल के दो भाग होते हैं साबुन के, एक हाइड्रोकार्बन सिरा और एक आयनिक सिरा। आयनिक सिरा जल में जाके मिलता है, हाइड्रोकार्बन सिरा मैल के साथ जाके मिलता है। इसका बंध टूट जाता है हाइड्रोकार्बन और आयनिक सिरा का। हाइड्रोकार्बन जाके मैल के साथ जुड़ता है और मैल के साथ जुड़ने के बाद में जब धीरे धीरे 10-15 मिनट के बाद फिर से हाइड्रोकार्बन सिरा के साथ आयनिक सिरा आके जुड़ जाता है और उसको खींचने लगता है, और खींचते हुए हाइड्रोकार्बन मैल के साथ जाकर जुड़ जाता है तो वो उसको भी खींच लेता है। और इस प्रकार से कपड़ों से जो मैल होता है, ग्रीस वगैरह, तेल वगैरह, ऑयल वगैरह, जो भी मैल धूल कण सब छूट जाते हैं। संकलन अभिक्रिया यानी योगात्मक अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संकलन अभिक्रिया। जब किसी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में जुड़कर एक तत्व का निर्माण करता है, एक तत्व का, उसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर C+O2 रिएक्शन CO2, तो ये संकलन अभिक्रिया हो गया, प्लस ऊष्मा भी है इसमें, ठीक है, वो अलग बात है। तो इसे हम लोग कहेंगे संकलन अभिक्रिया। संक्षारण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें धातु संक्षारित होते हैं, धातु आर्द्रता, नमी या ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके संक्षारित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने आज केमिस्ट्री के इस सेट को हम लोगों ने खत्म किया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बायोलॉजी खत्म करेंगे। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो अगर पसंद है बाकी इसको लाइक जरूर करके जाना, जिससे मोटिवेशन मिलता रहेगा आगे की वीडियो को और भी बनाने के लिए और भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक स्क्रीनशॉट।